हेलो स्टूडेंट्स, आप दोनों का हमारे फ्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। बेटा, हमारा उद्देश्य है सब पढ़ें सब बढ़े। क्लियर? इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। बेटा, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कितना है, पेपर का क्या नाम है, तो आपको बताना चाहेंगे कि एक सेमेस्टर में केवल केमिस्ट्री की एक ही किताब होगी। क्लियर? उस किताब में कौन कौन से यूनिट्स हैं वो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे जो पेपर का नाम है प्यारे बच्चों वो है फंडामेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी पहली यूनिट है प्यारे बच्चों। क्लियर? तो इस पहली यूनिट का नाम है प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस। ओके, तो इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं और इन टॉपिक को कितना लेंथ में पढ़ना है वो तो एक अलग मैटर रहेगा। फिलहाल अभी हम केवल इतना डिस्कस करेंगे कि पहली यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने इसको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। तो चूंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा फिलहाल में, अभी तो मैं इसको बहुत नहीं कह सकते हैं कि रनिंग में इसको मैं बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पहली यूनिट का नाम तो पता ही चल गया, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस। ओके, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको पढ़ना है रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी। क्लियर? इसको कहीं ना कहीं आपने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया होगा कि रिजोनेंस क्या होता है और इसकी रिजोनेंस एनर्जी। उसके बाद फॉर्मल चार्ज, वान डेर वाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल मोमेंट। क्लियर? ये जो मैंने नाम यहां से लिए आयन वान डेर वाल फोर्सेस, आयन डाइपोल, इसको आपने लिक्विड स्टेट में पढ़ा होगा, ये 11th स्टैंडर्ड में है। ओके, तो वहां पर पढ़ा होगा, लेकिन इन सबको मिला के यहां पर एक यूनिट डेवलप की गई, बनाई गई है जो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस के नाम से जानी जा रही है। ओके, इसके आगे डाइपोल मूवमेंट के बाद फिर आपका आया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहां पर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने, किन किन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ने? आपके डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो आपके डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे उनके यहां पर हमको क्या करने होंगे प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चर डिस्कस करने होंगे। इसके बाद परसेंटेज आयनिक करैक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनका आयनिक परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? आयनिक परसेंटेज आयनिक करैक्टर फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज आयनिक करैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी और फैजान्स रूल, दे आर रिलेटेड। ये सारा जब आपको पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी समझ में आ जाएगी तो फिर आपके लिए इजीली हो जाएगा फैजान्स रूल को समझना। ओके, इसके बाद आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के क्या रिजल्ट्स हैं, क्या उसके परिमाण हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वान डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं। क्लियर? यहाँ पर 2 बार मुझे लग रहा है यहाँ भी मैंने वान डेर वाल फोर्सेस बोल दिया गया और यहाँ पर भी वान डेर वाल फोर्सेस आ गया है। उसके बाद आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, चीज़ें रिपीट हो गई। खैर कोई बात नहीं, ये हमारे टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट में जो हमको डिस्कस करना है। अगर कोई रिपीट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि जो लड़के ने जो टाइप करते हैं उन्होंने 2 बार इसको टाइप कर दिया हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो यूनिट है प्यारे बच्चों, क्लियर, ये यूनिट आपकी है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड के बिहेवियर हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपली हम जो पढ़ते हैं छोटे क्लासों में वो हमारे सिंगल, डबल, ट्रिपल और पाई बॉन्ड, इस तरीके के बॉन्ड होते हैं ना। तो यही बॉन्ड से रिलेटेड जो थ्योरीज है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन थ्योरीज को हम लोग यहाँ पर इस यूनिट में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जब देखिए जब ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जो फुल्ली तरीके से आपके फ्री हैं, एक एक यूनिट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो हम लोग यहाँ पर थ्योरीज को आगे डिस्कस करेंगे बहुत बारीक से। कुछ लोगों ने पढ़ रखा भी होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो टेंशन ना लें। तो इसी बीच जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल में आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड आ जाते हैं। ओके, एंड बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं, और बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको बीवीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्लियर? तो यहाँ पर इस यूनिट में बहुत धमाका होने वाला है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है,
अफबाउ प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर, फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा वेंट्स रूल, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको प्यारे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बेस्पर थ्योरी कहते हैं, क्लियर, शेप ऑफ फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बोलना चाहूँगा कि आप बैंड्स रूल पढ़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चा बेस्पर थ्योरी कहते हैं। शेप ऑफ फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, हमारे सामने कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी शेप को डिस्कस करेंगे। आयन कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी ऐसे भी मॉलिक्यूल को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन मॉलिक्यूल्स के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर का मैं सिंपल फंडा बता दूं, लोन पेयर का अर्थ होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो बॉन्ड नहीं बना पाए, रह गए, क्लियर। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर, क्लियर। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इनको बोला जाता है। और उन मॉलिक्यूल्स में कितने लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। यहाँ पर दिए भी इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, H2O, NH3 है, PCl5 है, SF6 है, SF4 है, ClF3 है, I3 निगेटिव है और H3O पॉजिटिव, जिसको बच्चा हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये जो मैंने मॉलिक्यूल बोले हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल को यहाँ पर पढ़ना है, इसमें चेक करना है कि इनमें कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, फिर इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को भी समझना है। देख, अगर एक बार हमारे बेस्पर थ्योरी समझ में आ गई ना मेरे भाई, तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक नई थ्योरी इसी के बाद जो बीवीटी में प्रॉब्लम हुई, फिर वो एमओटी ने थ्योरी की, एमओटी ने सॉरी दूर किया। तो नेक्स्ट थ्योरी बच्चा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चा एमओटी कहते हैं। तो हम लोग एमओटी को भी पढ़ेंगे, और एमओटी तो एक अपने में बहुत एडवांस और बहुत मज़ेदार थ्योरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो एमओटी पढ़ेंगे और फिर हम लोग एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम बनाएंगे, एमओटी डायग्राम के बाद फिर उसका बच्चा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्लियर। और आपको और बता दें, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं N2, O2, C2, V2, F2, ये हमारे होमोन्यूक्लियर में चले जाएंगे क्योंकि एक जैसा एटम है, और CO और NO प्यारे बच्चों हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में चले जाएंगे। तो एमओटी थ्योरी क्या है, एमओटी थ्योरी के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस एमओटी थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, होमो और हेट्रो न्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा, उन पर अप्लाई करेंगे। इन मॉलिक्यूल के लिए इनका एमओटी डायग्राम कैसे बनता वो पढ़ेंगे। उसके बाद इनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, इस सारी चीज़ें बच्चा हम लोग यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देख भाई, जब इसको अपन फ्लो में पढ़ेंगे ना, जब ये स्टार्ट होगी तो बहुत मजा आने वाला है। अभी हम केवल इसका सिलेबस समझ लेते हैं, क्लियर। इस पेपर का, इस सेमेस्टर का यूनिट 3 बच्चा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक। यानी इस ओवरऑल यूनिट में हम बच्चा क्या करेंगे, हमें कह सकते हैं एस और पी ब्लॉक के बारे में ही मोस्टली इसमें पढ़ना है। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें ब्रीफ डिस्कशन करना है किसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरिएशन ट्रेंड्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड्स। इसको सीधा एक बोले कि जब पीरियोडिक टेबल में 2 तरीके से एलिमेंट की स्टडी की जाती है, लेफ्ट टू राइट चलो, तब देखो एलिमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्लियर, तत्वों के गुणों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरा क्या होता है, जब हम ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, तब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस, क्या वेरिएशन आते हैं, वो चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, शिल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं, स्लेटर रूल्स क्या है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, और इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को नापने के लिए 2 स्केल्स यहाँ पर डिस्कस करना है, एक पाउलिंग स्केल और एक ऑलरेड राचो स्केल पढ़ना। ओके, इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़नी। तो सारा वही 11th स्टैंडर्ड वाला है, कतई डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। अगला जो यूनिट है प्यारे बच्चों, दैट इज यूनिट 4th। इसका नाम है प्यारे बच्चों रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो अधिक अभी हाइब्रिडाइजेशन वहाँ भी पढ़ा था, ओके। वो एक्चुअल में थोड़ा सा देखा जाएगा, वो इनऑर्गेनिक के लिए रहेगा, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ओके। कोई नई चीज़ नहीं, सेम हाइब्रिडाइजेशन का है। वहाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन है बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड, केमिकल बॉन्डिंग, वांडर वाल इंट्रैक्शन, इंक्लूजन कंपाउंड्स, क्लियर। उसके बाद क्लियर थ्रेड्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, हाइपर कॉन्जुगेशन, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और देयर एप्लीकेशंस, क्लियर। और इनके एप्लीकेशन को भी क्या करना है, कन्फर्मेशंस। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको क्या करना है, जो यूनिट 4 है इसमें हमें कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने हैं, क्लियर। जो आपके सामने मैंने भी बोले, तो इनको 1 बाय 1 समझना है। तो यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, वो पीछे जो मैंने बात की है वो इनऑर्गेनिक से, क्लियर। लेकिन कहानी सब जुड़ी है। वहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को समझने के लिए। जब स्टार्ट करेंगे फिर तो बहुत मजा आने वाला है, क्लियर। अगला जो पार्ट है बेटा, फिफ्थ यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी इनकी मैकेनिज्म को डील करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। होता क्या है कि जैसे मान लो ए डबल बॉन्ड बी है, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो जब ये पाई बॉन्ड बी पर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव। तो इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो थोड़ा सा घुमा हुआ है, कर्व्ड एरो है, इसको वक्राकार तीर कह सकते हैं। तो इसको कर्व्ड एरो बोलते हैं। क्या बच्चा बोलते हैं, कर्व्ड एरो। तो इस कर्व्ड एरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो मुंह होता है इसको हेड बोलते हैं। इधर आपका आ जाता है निगेटिव, और इधर से गया इलेक्ट्रॉन एक एटम से यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो वही यहाँ पर लिखा है कि कर्व्ड एरो नोटेशन, क्लियर। ये पढ़ना है। ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विद अलाउ। जब ये इस तरीके से कर्व्ड एरो, या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होगा तो किस तरीके के साइन आने वाले हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो, ये पढ़ने हैं इसमें। होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक, इसको होमोलाइटिक या हाइड्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं। बॉन्ड फ्यूजन क्या होते हैं, होमोलिटिक में क्या होता है कि जैसे दोनों एटम आपके सेम होंगे, सॉरी होमोलिटिक में क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा, इस बॉन्ड के जो भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे हमारे रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के जो इस बॉन्ड का जो कुल इलेक्ट्रॉन पेयर है, भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई एक एटम क्या करेगा अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, जिससे एक पर पॉजिटिव आएगा और दूसरे पर नेगेटिव होगा। तो जो हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, तो इसमें पर्टिकुलर क्या होता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी पर्टिकुलर एक एटम की ओर ट्रांसफर हो जाता है। जबकि होमोलाइटिक में क्या होता है बच्चा, प्रॉपर बॉन्ड ब्रेक होगा और इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इस चीज़ को प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद पढ़ेंगे तब चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। अभी तो फिलहाल में इसको समझ लो। तो होमोलाइटिक और हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स क्या होते हैं, और फिर रिएजेंट्स के टाइप पढ़ेंगे। इसमें हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तब तक रिएक्शन तो का मजा ही नहीं, यानी रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी, क्लियर। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन के सारे टाइप पढ़ने हैं, क्लियर। एनर्जी कंसिडरेशंस, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उन रिएक्शंस की एनर्जी को भी कंसीडर करेंगे, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो यहाँ पर हमें इस यूनिट में देखना है। इसके नीचे हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने हैं। इनमें कार्बोकैटायंस है, कार्बोएनायंस है, फ्री रेडिकल्स है, कार्बीन्स हैं, एराइंस हैं, नाइट्रीन्स हैं विद एग्जाम्पल्स। तो हमको कुछ एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो एकदम क्या होता है, देखो होता क्या है कि भाई रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स ही के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड की मेकिंग ब्रेकिंग होकर हमारा एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन होता क्या है कि प्रोडक्ट से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, क्लियर। वो एक फुल्ली तरीके से अनस्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो वही हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं। तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स प्यारे बच्चों ये हैं, क्लियर। तो ये बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले पार्ट में।
तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब चीज़ें होंगी। हाल फिलहाल अभी इसके सिलेबस को समझते हैं। अगला प्यारे बच्चों यूनिट 6 है जो थोड़ा सा लेंथी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। त्रिविम रसायन क्या क्या पढ़ने प्यारे बच्चों, तो इसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई जब तक आइसोमेरिज्म ही क्लियर रही होगी तब तक क्या आगे काम चलेगा। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के टाइप, इसमें हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल, सारे ऐसा समझ लो कि आइसोमेरिज्म क्या है और उसके टाइप ऐसा समझ लो, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, कन्फॉर्मेशनल, ये सब इसी में आ जाता है। ओके, फिर हमको सिमेट्री पढ़नी है, तो इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर काइलरिटी, एनेंसियोमर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंसियोमर्स, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स विद 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, डायस्टेरियोमर्स, थ्रियो एंड एराइथियो डायस्टेरियोमर्स, मेसो कंपाउंड्स, resolution of enantiomers, inversion, retention, racemization, relative and absolute configuration, sequence rule, D and L, R and S, system of nomenclature, ये भी हमको D and L और R and S सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कंपाउंड के अंदर ये D और L कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये यहाँ पर डिस्कस करना। एक EZ भी आगे आएगा। अगला है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, E एंड Z सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वही आ गया, जैसे D और L था और S, ऐसे ही E और Z कॉन्फ़िगरेशन भी है। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन, ब्यूटेन, कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, कन्फॉर्मेशन ऑफ मोनो सबस्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, साहूर्स फार्मूला। एक्चुअल में ये जो न्यूमैन और साहूर्स है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो हैं आपके नोटेशन होते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन के द्वारा कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है, साहूर्स के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के ये मेथड्स होते हैं। इनके अलग अलग मेथड्स हैं, न्यूमैन है, साहूर्स है, फिशर, फ्लाइंग वेज। ओके, उसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन, फिर हम कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है और कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, इनके बीच में हम लोग डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। एक बड़ा पार्ट कह सकते हैं, एक बड़ा सेगमेंट है। क्लियर, टाइम लगेगा लेकिन मज़ा आएगा। मैं भी रनिंग देखिए भाई, इसके बारे में अगर बताना स्टार्ट करेंगे बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, तो इसी वजह से अभी समझ लो कि भाई ये सब इसमें पढ़नी है। अगला है यूनिट 7 जो पूरा तरीके से आप कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें कंप्यूटर वाले सर हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। क्लियर, तो इसमें मैं जनरली बता दे रहा हूँ कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग CPU कहते हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें जब कंप्यूटर वाले सर होंगे ना वो बहुत अच्छे समझाएंगे, लेकिन ये आप लोग समझ लो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको इस यूनिट में पढ़ना है। ओके, इसके बाद फिर अगली यूनिट है, ये भी मैंने मैथ वाले सर को ट्रांसफ़र कर दी है, यूनिट आपकी 8 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत अच्छे से वो पढ़ाएंगे आपको। इसमें लॉगरिथमिक रिलेशन है, कर्व स्केचिंग है, लीनियर ग्राफ्स है, कैलकुलेशन का पार्ट है, डिफरेंशियल का कैलकुलेशन आपका डिफरेंशियल में ही आ जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन है, मैक्सिमा मिनिमा है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैथ वाले सर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ओवरऑल एक मैंने व्यू आपको दिया कि इस सेमेस्टर में कितनी यूनिट्स हैं, तो टोटल आपने 8 यूनिट्स देख ली होंगी। टोटली आपकी कितनी प्यारे बच्चों 8 यूनिट्स हैं। ओके, टोटल आपकी कितनी यूनिट्स हो गए बेटा 8 यूनिट्स हैं, और इन 8 यूनिट्स में कौन कौन सी चीज़ें वो मैंने आपको डिस्कस की। क्लियर, तो ओवरऑल यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो कंप्यूटर वाले सर से पढ़वा देंगे, और जो मैथ वाला पार्ट है वो मैथ वाले सर से पढ़वा देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है ना बच्चा वो हम इसको देख लेंगे। ओके, तो ओवरऑल मैंने एक व्यू दिया केमिस्ट्री यानी कि जो BSc फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर का नाम है फंडामेंटल केमिस्ट्री, और इसमें कितनी यूनिट्स हैं, टोटल 8 यूनिट्स हैं, और उन 8 यूनिट्स में उन यूनिट्स के क्या नाम थे और उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक थे, बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। क्लियर, और आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से होगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।